ओके, गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो कल लास्ट क्लास में हमारा अचानक स्क्रीन स्टक हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण। और फिर रिजॉल्व भी हो गया था थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा फोर्जिंग हम लोग कर रहे थे। फोर्जिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इसका कल मैं पीडीएफ भी नहीं भेज पाया। मैंने सोचा कि इनका कंबाइंड पीडीएफ एक साथ मैं भेजूंगा आपको। तो जो हमारा है फोल्जिंग, अब हम लोग देखने वाले हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि अ, अब आते हैं फोल्जिंग में। तो फोल्जिंग बेसिकली ओपन ओपन डाई कास्टिंग होता है, क्लोज डाई कास्टिंग होता है। इसके नाम से ही क्लियर है आपको कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें डाई का जो होगा क्लोजिंग, डाई जो होगा एक में क्लोज होगा, ओपन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर सपोज हमारा डाई है और कुछ इस तरीके का मटेरियल हमको, ये डाई का डिजाइन है सपोज, ठीक है। दिस इज द डाई डिजाइन। और इसमें हमने क्या किया, कुछ मटेरियल यहाँ पे फिल किया और हमने इसको हैमर की हेल्प से इस पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं, तो ये ओपन डाई हो जाएगा। क्लोज डाई में क्या होता है कि हमारा पूरा सिस्टम क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है आपके फॉर्जिंग के? तो इसमें जो डिस्क्रीट शेप्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत इनहेंस हो जाता है इसमें। तो मोस्टली जितने भी आप बोलेंगे कि अगर मेरे को एक तलवार बनाना है, तलवार समझते हैं ना, जैसे कि ये तलवार बनाना है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का तलवार बनाना है। तो इसका पहला तरीका तो क्या होगा कि हम लोग एक मेटल शीट लें और उस मेटल शीट की हेल्प से इसको यहाँ से कट करके इस टाइप का शेप कर लें। और एक दूसरा क्या होगा कि हम लोग एक कोई भी मटेरियल लें और इसको डाई की हेल्प से इस तलवार, मतलब कि इस चाकू या तलवार को बनाएंगे। तो क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ जो होगा फोर्जिंग का, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसको हमने मेटल कटिंग करके बनाया है और इसको हमने एक्चुअली मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा हॉट किया है। फिर उसको हमने कहीं ना कहीं डाई की हेल्प से हमने इसको किया है। तो आप देखते होंगे कि आप लोहार के दुकान के पास जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो बहुत ज्यादा अगर कोई मटेरियल बनाते हैं तो बहुत उसको हैमरिंग करते हैं। तो उनका एक्चुअली में क्या होता है, हैमरिंग करने के पीछे एक तो शेप तो देना ही होता ही है, और उनका ग्रेन का ओरिएंटेशन चेंज भी करना होता है। ग्रेन का ओरिएंटेशन कम होने मतलब डायरेक्शनल, जिस डायरेक्शन में जिस टाइप का स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो प्रोडक्ट, ये जो है आपका, ये मशीनिंग के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसका, आपका ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो आप ये जो होगा, ये क्या होगा, आपका वीक होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फोर्जिंग का बेनिफिट होता है। और क्रैंक शाफ्ट जो भी चीजें हैं जो फोर्जिंग से आई थिंक आप इससे बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका कॉस्टली तो होगा ही, पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम फोर्जिंग की हेल्प से मटेरियल बना लेंगे, फिर उसको मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग वगैरह, सरफेस फिनिशिंग वगैरह। और फोर्जिंग ऑपरेशंस जो है सिंपल शेप्स, अगर कोई कैविटी वगैरह है अगर हमारे पास किसी सरफेसेस में, तो उसको बनाने में डिफिकल्ट होगी। तो फोर्जिंग का अपना अपना लिमिटेशंस है सारे। कोई भी दुनिया में कोई भी चीजें हैं तो उनका एडवांटेज और डिस एडवांटेज तो है ही। तो इसमें आप इस तरीके से, अब देखिए फोल्जेबिलिटी क्या है, ये टेक्निकल टर्म है। तो फंजिबिलिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन बाय फोल्जिंग विदाउट क्रैकिंग।
तो बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ब्रिटल मटेरियल को फोल्ड करेंगे तो क्या वो कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसमें तुरंत क्रैक आ जाएगा। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि हमारा फोल्डेबिलिटी बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास स्टील है, एल्युमिनियम है और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मेटल हैं, तो इसमें भी किसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है, तो ये फोल्डेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। अब जैसे ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट जो है, अगर मान लीजिए अगर हमारे पास ये कैविटी है कुछ इस तरीके का और इसमें हमने फोल्जिंग किया है, तो इसको कुछ हम लोग ड्राफ्ट एंगल देते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल देते हैं। क्यों एंगल देते हैं? ताकि जो हम मटेरियल को अगर बाहर निकालें हम लोग, तो क्या होगा कि आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। अब फ्लैश क्या होता है? जैसे फ्लैश आप जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मटेरियल को फोल्ज किया है, तो उसके साइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक्सट्रूडेड सरफेसेस निकलते हैं, वो फ्लैश फ्लैश होते हैं। ठीक है ना, फ्लैश होते हैं, तो उनको ट्रिमिंग करके बाद में उनको निकाल दिया जाता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसको आप लोग देखें। अब गटर क्या है? गटर जो है एक्चुअली में, in addition to flash, provision should be made in the die for additional space so that any excess material can flow and helps the completing closing of die. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डाई को क्लोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो हम एग्जैक्ट अमाउंट में तो मेटल डालते नहीं है, या तो उससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर उसमें हमने क्या किया, ज्यादा मटेरियल बाई चांस दे दिया है, तो उसमें गटर में क्या होगा कि एक्स्ट्रा मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल चला जाएगा उसको तो ये टेक्निकल छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट टर्म है ये अब प्रोसेसेस सिक्वेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लोज डाई सिस्टम। क्लोज डाई सिस्टम में अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसेस क्लोज डाई फोल्जिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले फ्लेयरिंग और स्वैगिंग। इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मेकिंग इट लॉन्गर। इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का आप मटेरियल है, ये हमारा सपोज ये मटेरियल था, इसको पहले फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्रैंक है। ठीक है, क्रैंक कुछ इस तरीके का है, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे फ्लेयरिंग हो गया, एजिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया। सबसे पहले हमारा कुछ मटेरियल इस टाइप का था, ठीक है, रॉ मटेरियल। इसको हमने क्या किया कि इधर से हल्का हल्का इसको दबाने की कोशिश की, जिस तरीके का हमारा डिजाइन चाहिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिया। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर सेकेंड केस में दिया। एजिंग में हमने क्या किया, एजिंग में देखा कि यहाँ पे सारा डिफिनेशन है, परफॉर्म शेप गैदर मटेरियल रिक्वायर्ड इन द फाइनल फोल्डिंग। ठीक है ना, तो इस तरीके अब फिर बेंडिंग करेंगे, जहां पे जिस लोकेशन पे बेंडिंग की जरूरत होगी तो वहां पे हम लोग बेंडिंग करेंगे। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि अगर कोई छोटे मोटे होल्स हैं, इंप्रेशंस हैं, उसको हम लोग ब्लॉकिंग बोलते हैं। ये स्टेप्स हैं। तो इसका तो ये गेट में तो पूछेगा नहीं, गेट में आपको मतलब पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये इसी में ये सब के बहुत सारे स्टेप्स का यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे फ्लरिंग, पंचिंग, अपसेटिंग, एक्सट्रूडिंग, ये छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब देखिए, अब आते हैं कुछ। अब देखिए इसमें क्या है, ड्रॉप फोल्डिंग क्या है, तो ये भी एक टाइप का फोल्डिंग ही है। प्रेस फोल्डिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद मशीन फोल्डिंग, ऑफसेट फोल्डिंग, रोल फोल्डिंग, स्क्यू रोलिंग। स्क्यू रोलिंग की हेल्प से हम लोग छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। ठीक है ना, जो आप देखे होंगे बेयरिंग्स वगैरह में, या आप दिल्ली मोटरसाइकिल वगैरह में आप देखते होंगे, तो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उनको स्क्यू रोलिंग से बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हैं। स्मिथ फोल्डिंग, ये ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो हमारा मेन ऑफ फोल्डिंग डिफेक्ट्स, तो ये सब फोल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का डिफेक्ट होगा। ये ईएससी वगैरह के लिए है, ठीक है, ईएससी वगैरह के लिए। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे कल हम लोगों ने किया था जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है और ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होता है। ये तो आपको
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट है, इसका हम लोगों ने देखा था। तो इसमें जो भी है उसी फॉर्मूले के बेस पे आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सारे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सारे आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आते हैं एवरेज फ्लो स्टेज पे। जैसे कि अगर हमारे पास मटेरियल जो हम लोग उस पे वर्क कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ होगा, और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपका वैरी कर रहा होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक एवरेज फ्लो स्टेज की बात करते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस फ्लो स्टेज देखेंगे तो वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग एवरेज फ्लो की बात करते हैं, एवरेज फ्लो स्टेज। और एवरेज फ्लो स्टेज कुछ इस तरीके से दिया जाता है, जो कि जो है आपका, कि जो है क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है, ठीक है, कि जो है स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें आपको देखेंगे कि जो आप ये जो सिग्मा जो है ये पावर लॉ को पावर लॉ का यूज होता है इसमें, और इसमें यूटीएस पे कंडीशन है, यूटीएस पे जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट के बराबर होता है, जो एन का पावर है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी यूटीएस क्वेश्चन में दिया रहेगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उस केस में जो पावर लॉ है दिस, यहाँ पे ई का वैल्यू एन हो जाएगा, क्लियर है ना, ई का वैल्यू आपका एन हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेन रेट इफेक्ट क्या है, तो इसका स्ट्रेन रेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, प्लेटेन वेलोसिटी बाई इंस्टेंटेनियस हाइट, ठीक है, एक्चुअली में ये स्ट्रेन का रेट है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो कि इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। दिस फॉर्मूला, ये स्लाइड का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला दिस दिस, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें तो बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको प्रीफर ये करना है, और ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। जैसे कि देखिए यहाँ पे पावर लॉ दिया है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे, क्लियर है ना, सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब देखिए, अब फोल्जिंग एनालिसिस, ये फोल्जिंग एनालिसिस आपको बेसिकली ये भी आपको नहीं पढ़ना है कि ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीआई ब्रांच में, ठीक है ना, पीआई ब्रांच में, तो ये फोल्जिंग एनालिसिस गेट के लिए अभी आपको नहीं पढ़ना है, आईएएस कन्वेंशनल वगैरह में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। तो आप इसको जैसे कि आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का भी एक गेट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें पूछा गया है, ठीक है ना, उसमें पूछा गया है, लेकिन प्योर गेट में, मैकेनिकल गेट में आपको नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जो आपको स्लाइड है इसमें सारे चीजें होंगी, मतलब आईईएस गेट, आईईएस यूपीएससी सारे का क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, लेकिन हमको वही क्वेश्चंस देखना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक्सट्रूशन क्या है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें प्रेस की हेल्प से हम लोग अगर किसी वायर का थिकनेस कम करना चाहेंगे तो इसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एक्सट्रूशन क्या है, जैसे कि एनी क्रॉस सेक्शनल शेप कैन बी एक्सट्रूडेड, कोई भी शेप का एक्सट्रूड किया जा सकता है, मेनी शेप हो सकता है, नो ड्राफ्ट, ह्यूज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, ह्यूज रिडक्शन कर सकते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा केस है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसको दो से, अगर आप भविष्य में इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना चाहेंगे अभी भी पढ़ सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्सट्रूशन स्ट्रेस ये कैसे दिया जाता है, ये एक्चुअली में अप्रोक्सीमेट मेथड है, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन नो फ्रिक्शन वर्क फॉर्मूला। तो इसका जो होता है कि P बाई ए सिग्मा एल एन ए नॉट बाई ए एफ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली वही सारे ही फॉर्मूले हैं जो आपका थ्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन है उसी पे वेरी कर रहा है।
अब आप एक्सट्रूशन स्ट्रेस देख लिए। अब ये जो है, अगर आपसे पी फोर्स पूछ दिया तो पी फोर्स को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। और फोर्स रिक्वायरमेंट जो है, ये यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, दो स्लाइड्स में है। इसमें आपको स्ट्रेसेस के फॉर्म में है, इसमें फोर्स के फॉर्म में। क्लियर है ना? इस स्ट्रेसेस के फॉर्म में है, फोर्स के फॉर्म में। तो ये जैसे क्वेश्चन है, जैसे फाइनल डायमीटर दिया हुआ है और इनिशियल डायमीटर दिया हुआ है, वर्किंग टेम्परेचर है, एक्सट्रूशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये फोर्स लगाएंगे तो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है ना? इस फोर्स, इसको लगाएंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना? इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, वो मतलब कि फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आएगा। ठीक है? फॉर्मूला पुट करना है, आपको आंसर्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, सीट मेटल ऑपरेशंस। तो सीट मेटल ऑपरेशंस में दो प्रोसेस मेनली आपको देखना है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। ठीक है? ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक में ये सीट है, ठीक है, और सीट में अगर हम लोग होल कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन है। कैसे? होल करने के बाद डिस्क बनाया, डिस्क जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन। मतलब डिस्क जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला, और जो ये सीट का बचा हुआ पार्ट है, जो ये आपका ये स्क्रैप मटेरियल हो गया। पियर्सिंग में क्या है कि आप इसमें होल्स बना रहे हैं, और जो ये छोटे छोटे होल्स के जो डिस्क हैं, ये हमारा स्क्रैप है, और जो ये मटेरियल है ये वर्कपीस है, तो इसको पियर्सिंग बोलते हैं। ठीक है? पियर्सिंग हम लोग बोलते हैं। अब अब इसमें छोटा सा एक और ये क्लियरेंस देखना है। पंचिंग में क्या होता है, पंचिंग में जो होता है साइज ऑफ होल के बराबर पंच होता है, और डाई का जो साइज होता है पंच साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस। 2 इंटू क्लियरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि डायमीटर है, और डायमीटर में दोनों साइड में क्लियरेंस आएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्लैंकिंग में क्या होता है, साइज ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है डाई, और पंच जो होता है उसको दो मतलब क्लियरेंस से हम लोग क्या करते हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन में क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्लियरेंस का ये इंपेरिकल रिलेशन होता है। ठीक है? ये इंपेरिकल रिलेशन होता है क्लियरेंस बिटवीन, यहाँ पे टी जो है थिकनेस है, और जो ये जो है शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेंथ है जो आपका टाउ जो है। क्लियर है ना? शेयर स्ट्रेंथ है। अब क्लियरेंस इन परसेंटेज भी दिया होता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे क्या है। ठीक है? क्वेश्चन में कैसे क्या दिया हुआ है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इंपेरिकल रिलेशन आपको याद नहीं करना है, हम गेट के एग्जामिनेशन में आपको दिया रहेगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो पंचिंग फोर्स अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंचिंग फोर्स आएगा, ब्लैंकिंग फोर्स आएगा। तो फोर्स मैक्सिमम क्या होगा, एल टी इंटू पाई होगा, शेयर स्ट्रेंथ और इंटू वो जो लेंथ ऑफ कंटेक्ट, मतलब अगर हम लोग सर्कुलर लेंथ ले रहे हैं, तो ये जो लेंथ हमारा आ रहा है जो पेरिफेरी लेंथ है उसका इंटू थिकनेस, थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है? अब प्रेस कैपेसिटी, किस कहीं ना कहीं हम लोग इसको प्रेस की हेल्प से हम लोग इसको कर रहे होंगे। पी मैक्सिमम इंटू सी, सी जो है कांस्टेंट है जो वेरी करता है कि किस टाइप का हमारा प्रोफाइल है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। अब जैसे कि फोर्स रिक्वायर्ड विथ शेयर पंच, तो इसके फॉर एग्जांपल अगर फॉर ए सर्कुलर होल, सर्कुलर होल है,
और शेयरिंग ऑपरेशन से। तो ये फोर्स का वैल्यू अगर पी फोर्स मैक्सिमम दिया रहेगा, सारे आपको वेरिएबल्स दिए रहेंगे, ठीक है, सारे वेरिएबल्स दिए रहेंगे, इसकी हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब कि बेसिकली आपको फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आते हैं ड्राइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, इन विच फ्लैट शीट और प्लेट इज फॉर्म इनटू 3 डायमेंशनल पार्ट विथ डेप्थ मोर देन 7 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल। इसमें आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सीट था, ठीक है, और इस सीट की हेल्प से अगर हमने क्यूब बना दिया, इसी सीट को बेंड कर करके, तो उसमें क्या होता है कि जो आप यहाँ पे, और इसका भी लिमिटेशन भी है कि कहाँ तक हम लोग करेंगे, इसमें 7 टाइम्स डेप्थ होना चाहिए कि मोर देन 7 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। पंच डिपेंड्स डिसेंट इनटू मेटिंग डाइव द मेटल एज्यूम टू बी डिजायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए मेन चीज हमको क्या करना है कि अगर हमको डेप्थ निकालना है, फॉर एग्जांपल कितना हमने इसका, सपोज इस फॉर्मूला को समझते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब डी ग्रेटर देन 20 आर, ठीक है, डी ग्रेटर देन 20 आर होगा, और इसका हम लोग यूज करेंगे जब डी 15 आर से लेकर 20 आर के बीच में होगा, ठीक है, 15 आर के बीच में, 15 के 20 के बीच में होगा। तो बेसिकली यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ब्लैंक साइज का जो है, ठीक है। ड्राइंग फोर्स क्या होगा, तो ये बोलेंगे सर आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे दे रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले इंपेरिकल्स हैं, इसको डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है, डायरेक्टली ध्यान में रखना ही होगा। तो क्योंकि प्रोडक्शन में है, बहुत सारी चीजें समझने वाली भी हैं, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में भी रखना है, या कि फोर्सिंग, पंचिंग और वेल्डिंग वगैरह में क्या है, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है। याद करने मतलब जितना बार आप नोट्स को पढ़ेंगे, और इसमें सारी चीजें दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डायरेक्टली दे दिया गया, एक एक टर्म को डिफाइन किया गया है, एक एक टर्म को डिफाइन किया गया है, ठीक है, एक एक टर्म को डिफाइन किया गया है। अब देखिए डीप ड्राइंग क्या होता है, तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। तो जो मैं न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए लिमिटेशंस इन ड्राइंग रेशियो, लिमिटेशन ड्राइंग रेशियो किस कैसे डिफाइन किया गया है, डी बाई कैपिटल डी, जो हमने कैपिटल डी निकाला था 0.5, इसका एवरेज रिडक्शन इन डीप ड्राइंग होता है, ठीक है। फर्स्ट रिडक्शन 50% होता है, सेकेंड 30, 25, 16, 13, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ये डिफेक्ट इन ड्राइंग क्या हो सकता है, डिफेक्टिंग, तो ये डिफेक्ट आपसे पूछेगा नहीं, ईएससी वगैरह के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ब्लैंकिंग पंचिंग में क्या है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये पाउडर मेटलर्जी है, इसको इसको मैं आपको, पाउडर मेटलर्जी इस साल से ऐड हुआ है एक्चुअली में, मतलब 2021 से ऐड हुआ था 2022, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली सारे थ्योरेटिकल हैं, गेट में एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स, तो इसमें जो है पाउडर मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे सिंटरिंग हो गया, डिफेक्ट हो गया, क्या बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आप अपने तरफ से देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। और बात करें कटिंग, हम लोगों का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म ही है, प्रोडक्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो मैं एक बार सारे नोट्स कंबाइनली आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, फिर से प्रोडक्शन के सारे नोट्स आप लोग मैं आपको सेंड कर दूंगा, समझ आ रही है ना बात। प्रोडक्शन के मैं सारे नोट्स एक बार फिर से सेंड कर दूंगा, और उसको आप लोग प्रिंट कराकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पाउडर मेटलर्जी में क्या है, बहुत सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं, जो लिखी हैं उसको आपको याद करना है, या उसमें आप क्यों नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन मेटल फॉर्मिंग वगैरह है, और मेटल कटिंग वगैरह है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आसानी से कर सकते हैं।
तो ये जो है हमारा बेसिकली जो हमने देखा था, ये हमारा ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं एक छोटे से पॉइंट, अभी मैं देख लेता हूँ कोई पोर्शन तो छूट तो नहीं गया। वेल्डिंग वगैरह हमने कर ही लिया था। इसके बाद लेथ, देखिए इस पीडीएफ में लेथ वगैरह ऑपरेशंस भी हैं। तो लेथ क्या होता है ये सब आप बेसिकली, टर्निंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, थ्रेडिंग क्या होते हैं, तो ये सब आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, यानी वर्कशॉप में तो आप लोग ये किए ही होंगे। जैसे कि टेपल टर्निंग होता है, तो इसमें टरेट लेथ क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ऑटोमेटिक लेथ क्या होता है, तो कभी कभी ईएसी पॉइंट वगैरह के लिए बहुत पूछ दिया जाता है। अब आता है बेद मेन थिंग, 1 मिनट प्लीज वेट। एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग बच गया है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को मैं देखता हूँ इस पीडीएफ में है या नहीं, नहीं तो मेरे को दूसरा पीडीएफ। प्लीज वेट कीजिए 1 मिनट। यस, अब आते हैं हम लोगों का एक नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पे। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग पे एक्चुअली हमने मेटल कटिंग की हेल्प से बहुत सारी चीजें देखी। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ केमिकल्स की हेल्प से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, जैसे कि नॉन अनकन्वेंशनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम लोग एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम, प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बीम, आयन बीम मशीनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। आयन बीम मशीनिंग का यूज करते हैं, और इसमें शेप्स अलग अलग। इसमें यह फायदा है कि छोटे से छोटे होल्स को भी हम लोग बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मेन चीज है हमारे जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ईसीएम कैलकुलेशन ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो फैराडे लॉज आपने पढ़ा होगा 12th में, जो कि फैराडे लॉज क्या बोलते थे कि जो जो मटेरियल मास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होगा, टाइम होगा, एंड ग्राम इक्विवेलेंट होगा, एंड फैराडे कांस्टेंट होगा। तो इस पे, और ये इसी का एक्सटेंशन है ये फॉर्मूला। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी इस फॉर्मूला की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करना है, करेंट का रेशियो निकालना है, और ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट करना है, इसको आपको जो प्रैक्टिस करना है, इसमें ये करना है, मैं बताता हूं आपको। इस जो डिस ईसीएम मास मास निकालना है आपको, तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। इसके बाद अब आते हैं दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी आपको रिलैक्सेशन सर्किट, ये भी आपने आई थिंक 12th में, या आपने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है फर्स्ट ईयर में, उसको आपने उसमें इस टाइप का सर्किट देखा होगा। तो उसमें देखे होंगे कैसे आपका वोल्टेज और करंट वेरी करता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बेसिकली इसमें फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरेटिकल प्रोसेस हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में किस तरीके से MRR निकालना जाता है, मटेरियल रिमूवल रेट। तो ये जो है, ये जो MRR का, इसका आपका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इससे आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किस तरीके से डी पे डिपेंड करता है, मतलब डीबी का जो है √3 के पावर, इसमें आप देख रहे हैं ना 3/2 के पावर के वेरिएशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये नॉन कन्वेंशनल में आपका ईसीएम मीडियम इम्पोर्टेंट है, और इसमें ठीक है ये सब इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो इस दोनों नोट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा फिर से, और इस नोट्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट प्रोडक्शन का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनाना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। क्या करना है? न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल बनाना है। क्लियर है ना? सबसे पहले तो एक बार आपको पढ़ना है सारा नोट्स, 2 से 4 दिन 5 दिन जितना दिन लगे आपको वो करना होगा, फिर प्रोडक्शन आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है? और सबसे न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग देखेंगे। ठीक है? न्यूमेरिकल पोर्शंस आप लोग देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक। यस, तो इस नोट्स को मैं फिर से आपको मैं शेयर कर दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करते रहना है, और नेक्स्ट क्लास से मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन, जो 2 चैप्टर्स बच जाएंगे, और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रहेगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो हमारा देखिए हम लोग का कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है, थर्मो हो गया है, हीट ट्रांसफर हो गया हमारा, सोम हो गया है, मशीन डिजाइन हो गया है, एंड इसके बाद अ, आप देखेंगे तो ये आपका प्रोडक्शन हो गया। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट 1 से 2 क्लासेस में वो भी खत्म हो जाएगा, एंड 2-3 सब्जेक्ट और बच जाएंगे। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे उसको भी करा दें, और कोई दिक्कत आएगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और मैंने शेयर कर ही दिया हूँ, और फिर से मैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल।